बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में होने वाली इंतहाई अहम और बहुत बड़ी मुलाकात, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा दीगर अहम शख्सियात की शिरकत और उसमें होने वाले फैसलों के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 63A के हवाले से जो तफसीली फैसला जारी किया गया है, उस तफसीली फैसले के असरात जो है वो पार्लियामेंट्स पर या सूबाई असम्बलियों पर कौन से मुरतब होंगे और जो मुनहरिफ अराकीन है अब उसके लिए कौन से दरवाजे खुले कौन से बंद हुए। और अहम तरीन बात नाज़रीन ये है कि आज कराची के जलसा आम में इमरान खान ने एक मरतबा फिर हमारे मुल्क के दिफाई इदारों को निशाने पर लिया। हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े अहम इदारे और हमारी पाक फ़ौज को इंतहाई सख्त उनके लिए लबो लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि जितना नुकसान हमें किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया, जितना नुकसान हमें इनकी तरफ से पहुंचाया गया है, जिन्होंने इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों को हम पे मुसल्लत किया। तो नाजरीन, जाहिर है कि कराची का जलसा था तो इमरान खान ने अपना MQM पर भी तनकीद की और तनकीद के नश्तर बरसाए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज वज़ीर आज़म हाउस में जो फैसला, जो बड़ी बैठक हुई, उसका आखिर उसका नतीजा क्या निकला। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह मुलाकात एक मुख्तसर सी मुलाकात थी और इस मुलाकात के बाद 5 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। ताहम ये मुलाकात जो घंटे डेढ़ की थी वो 4 घंटे पर मुहित हो गई। और इसमें ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ दौर चले, यानी इस बीच में 2 ब्रेक्स भी आए और उसके बाद फिर मुशावरत का यानी जो वज़ीर आज़म की टीम थी उसके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो टीम थी उनके दरमियान और जो बाकी जो चीज़ें थी उनके दरमियान मुशावरत के मामला भी हुए। ताहम जो है वो ये मतलब इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये फैसले, ये मीटिंग इंतहा से ज़्यादा अहम और अहम तरीन मीटिंग थी। तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें तो खैर ये कहा गया है कि मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर गौर किया गया वो था खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जिस चीज़ पर गौर किया गया वो था साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह PTI इमरान खान। तो इमरान खान की वजह से मुल्क की जो दाखिली सलामती की सूरत हाल ख़तरे में पड़ती जा रही है और जिस तरह पाक फ़ौज का मोराल तबाह हो रहा है और जिस तरह फ़ौज में तफरीक डालने की बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है और जिस तरह PTI के कारकुनान को फ़ौज के साथ तसादुम के नतीजे में बहुत बड़े खून खराबे की साजिश की जा रही है, जिस तरह मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम के अलावा, मुआशी अदम इस्तेहकाम के अलावा खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाजरीन, आज की इस बैठक में DG ISI और DG MO और कोर कमांडर 11 कोर पेशावर और सिविलियन साइड से जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और कुछ अहम मतलब चीफ सेक्रेटरीज और दीगर कुछ अफसरान ने शिरकत की, लेकिन उनकी तादाद बहुत महदूद थी। तो नाज़रीन, इन 4.5 घंटे पर मुश्तमिल इस मीटिंग में सबसे अहम फैसले जो किए गए वो किए गए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। और इंतहाई अहम ज़राए का कहना है ताहम इस हवाले से किसी भी सतह पर कोई भी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है। ताहम ये चीज़ें ज़रूर सामने आई हैं कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिएक्ट कर रही है या जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वन वे चल रही है और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली और नाअक़बत अंदेशी और एक सियासी इंतकाम की वजह से, यानी वफाक के साथ तसादुम की वजह से जिस तरह वहाँ जो दहशत गर्दी परवान चढ़ी है,
ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। यानी हुकूमत को हुकूमत का काम करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तब भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इमरान खान की खिदमत में मसरूफ़ थी, और आज जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं हैं तब भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं वो इमरान खान पर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इस हद तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास, आपको याद होगा कि मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, तो ताहम जिस पर वफाकी हुकूमत को 15 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट देना पड़ा। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जिस चीज़ पर इत्तफाक किया गया है वो मैं इससे पहले वाले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि इस चीज़ पर गौर किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मकामी जिरगा है उनके साथ एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए, और जो मकामी कायदीन हैं उनको भी बिठाया जाए और एक सियासी डायलॉग की सिचुएशन पैदा की जाए, ताकि उस सियासी डायलॉग के बाद जो इत्तफाक राय से फैसला सामने आए उसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाए। यानी इस वक्त पाक फौज इस मरहले पर, पाक फौज ये फैसला तनहा और अपने तौर पर नहीं करना चाह रही, ताहम ये फैसला जो है वो वहाँ के जितने भी अमायदीन हैं या जितने भी जो है वो कबाइल के अमायदीन हैं और जितनी भी वहाँ की मकामी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सबको एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी समझा गया है। नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इजलास में वज़ीर दाखिला ने फॉरेन फंडिंग केस, FIA के एफर्ट्स और जो है वो इमरान खान की तरफ से मुमकिना लॉन्ग मार्च और जो ज़मीनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से इमरान खान के रद्द-ए-अमल और लॉन्ग मार्च, मुमकिना लॉन्ग मार्च की सूरत में किस तरह क्या किया जाना है, उस पर भी एक मुख्तसर सी लेकिन मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई, और जिस पर इत्मीनान का इजहार किया गया। यकीन दहानी कराई गई कि पाक फौज हर सतह पर, हर कीमत पर जमहूरियत और जमहूरी इदारों के दिफा के लिए मौजूद है, और किसी को भी मुल्क की सलामती और मुल्क की दाखिली सलामती के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो नाजरीन, इसके अलावा भी बहुत अहम फैसले हुए हैं, और उसमें इमरान खान से के जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, और तोशाखाना केस और इन हवालों से कौन से जो है वो मुतवक्का फ़ैसले आ सकते हैं, और उन मुतवक्का फ़ैसलों की रोशनी में किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, इस पर भी गौर किया गया। ताहम इसकी मुख्तलिफ सतहों पर तस्दीक की कोशिश की गई, ताहम किसी भी सतह पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। तो नाजरीन, आज इमरान खान, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कराची में थे, तो कराची में आज इमरान खान ने शाह फैसल कॉलोनी में एक बहुत बड़े जलसा आम से खिताब किया। अब शाह फैसल कॉलोनी का ग्राउंड था, तो कितना बड़ा ग्राउंड होगा जिसमें बमुश्किल 5 से 6 हज़ार लोग ही आ सकते हैं। नाज़रीन, जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये ज़मीनी इंतखाबात नहीं है, ये रेफरेंडम है, और रेफरेंडम है हक और बातिल के बीच में, और चोरों डाकुओं और उनके बीच में जो वतन से प्यार करते हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि वो जिन्होंने इस मुल्क पर, इस कौम पर चोरों को एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत उन चोरों को, डाकुओं को हम पर, इस कौम पर, इस मुल्क पर मुसल्लत किया, उनको ये कौम कभी नहीं भूलेगी और न ही कौम इनको कभी माफ़ करेगी। उन्होंने एक बाकायदा वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि जिन्होंने ये साजिश की है ये वो हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि किसी दुश्मन ने भी हमारे मुल्क को या हमारे मुल्क के निज़ाम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन्होंने पहुंचाया है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इस मुल्क की तारीख ऐसे किरदारों को कभी फरामोश नहीं करेगी, और ना ही इस मुल्क के अवाम ऐसे किरदारों को फरामोश करेंगे जिन्होंने मुल्क की सलामती और मुल्क की जो बका है वो, और मुल्क के जो माली मामलात हैं या मुआशी मामलात हैं, उनकी वजह से मुल्क को एक बहुत बड़े भारी नुकसान से गुजरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुसल्लत किए जाने वाले चोरों, डाकुओं और जो करप्ट अनासिर हैं,
इनकी वजह से जो इस मुल्क को सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी नुकसान पहुंचा है, ये नाकाबिल तलाफ़ी है। तो यहाँ पर भी नाज़रीन इमरान खान ने अपना वही रटा रटाया खिताब किया और वही पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो आवाम को दिखा करके एंटरटेन किया और मतलब वही हैरान कुन मतलब तौर पर कराची के अवाम से भी वही हलफ लिया। ताहम आज उन्होंने कराची में शाह फैसल कॉलोनी में, जो किसी ज़माने में मुत्तहिदा का गढ़ समझा जाता था, वहाँ पर खड़े होके मुत्तहिदा पर तंज के नश्तर बरसाए और कहा कि मुत्तहिदा वाले अब तो खुश हो ना, अब तो आपके सारे काम हो गए ना। जबकि हम जब आप हमारे साथ थे, हत्ता कि सिंध में हमारी हुकूमत भी नहीं थी, ताहम हमने आपको ग्रीन लैंड मनसूबा दिया, K4 प्रोजेक्ट दिया, वो कुछ प्रोजेक्ट और नाम लिए उन्होंने। लेकिन हैरान कुन तौर पर हकीकत ये है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक ना इमरान खान से था, ना इसकी PTI से था, ना ही इसकी PTI के किसी रुकने असेंबली से था, चाहे वो सिंध असेंबली से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो वफा अपना नेशनल असेंबली से ताल्लुक़ रखता हो। यानी इमरान खान ने कराची की तरक्याती पैकेज या तरक्याती मामलात पर या सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो भी बातें की वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स थी। हमें पता है कि कराची सर्कुलर रेलवे पर कब से काम चल रहा है। हम जानते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC में शामिल कराने के लिए कौन से इक़दाम किए गए, किस तरह के इक़दाम किए गए, और चाइनीज़ जो है वो दो डेलीगेशंस आए जिन्होंने कंप्लीट जो है वो इसका सर्कुलर रेलवे के रूट्स का पूरा जायज़ा लिया, नक्शे तैयार हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उस वक्त आपकी हुकूमत थी। तो बदकिस्मती ये है कि जो उस वक्त जो रूट्स थे यानी राइट ऑफ वे, तो आपकी तरफ से राइट ऑफ वे नहीं दिया गया, जिसकी वजह से सर्कुलर रेलवे का मामला इल्तवा का शिकार हुआ और K4 का मामला इस वजह से शिकार हुआ। अगर आपने आज बात छेड़ी दी है तो मैं आपको खुल के बता देता हूं कि उसकी दो वजूहात थी। एक वजह था आसिफ अली जरदारी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने K4 के रूट को चेंज करके उसके जो एक्सपेंडिचर था उसको कई 100 गुना बढ़ा दिया था, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसने जो K4 मंसूबा था, जो कराची का बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, उस मेगा प्रोजेक्ट के रूट को टर्न करके और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो बहरिया टाउन को यानी मलिक रियाज को फराहम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से K4 का मंसूबा बहुत बुरी तरह इल्तवा का शिकार हुआ। और दूसरा जो इसका बड़ा सबब था वो ये था कि K4 के मंसूबे का जो ठेका था वो NLC लेना चाह रही थी, या मतलब अब मेरा मुंह न खुले तो बेहतर है, क्योंकि इस हवाले से अपना DG नेब के ऑफिस में जिस तरह मीटिंग्स हुई और जिस तरह लोकल गवर्नमेंट को बुलाया गया और जिस तरह उनके साथ जो वहाँ उनके दफातर में जो रवैया अख्तियार किया गया, ये मैं शायद कभी ना भूल सकूं, क्योंकि उस मतलब ऐसा तस्वुर किया जाता था जैसे सिविलियंस, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि सिविलियंस के लिए क्या कहा जाता है। तो बहरहाल मतलब इतना मैं कह सकता हूँ उस लफ्ज़ को तब्दील करके कि ब्लडी सिविलियंस जो हैं, तो ब्लडी सिविलियंस की वजह से ये मामला इल्तवा का शिकार है। हकीकत इस तरह नहीं है। ब्लडी सिविलियंस की वजह से मामला इल्तवा का शिकार नहीं है। इल्तवा का शिकार है तो इसलिए है कि वो ठेका NLC को चाहिए था और सिंध गवर्नमेंट उसका थर्ड पार्टी जो एनालिसिस होता है वो करवाना चाह रही थी, और उसकी जो टोटल कास्ट थी और जो उसका जो थे वो थर्ड पार्टी से करवाना चाह रही थी और उसके बाद इसका टेंडर देना चाह रही थी। ताहम ये ज़बरदस्ती सिंध गवर्नमेंट से करवाया गया। नाज़रीन, 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से जितने भी सदारती एतराज़ात थे उनको मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जो तकरीबन 93 पेजेस पर मुश्तमिल है और जिसमें जो है वो जो बात कही गई है वो कुछ यूँ है कि जो भी अपना जो रुकन असेंबली होगा वो अपनी पार्टी क़यादत यानी जो पार्लिमानी लीडर होगा उसके फैसले से इनहराफ करेगा और उससे इनहराफ करके अपना वोट कास्ट करता है, तो वो वोट कास्ट
वोट कास्ट करता है तो वो वोट काउंट नहीं किया जाएगा। ताहम उस उम्मीदवार की नाअहली के हवाले से जो भी फैसला करना है, यानी उसकी नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, जो डिफेक्ट करेगा उसका फैसला पार्लियामेंट को खुद को करना चाहिए। यानी पार्लियामेंट इसके हवाले से खुद कानून साजी करे। यानी ये वो चीज़ें हैं जिसकी मुंतज़िर हुकूमत थी, क्योंकि अगर जो इंटरप्रिटेशन सामने आई है, इस इंटरप्रिटेशन को अगर देखा जाए तो इस इंटरप्रिटेशन की रूह से अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बगौर जायजा लिया जाए तो इसके हिसाब से जो मुस्लिम लीग क्यू के जितने भी जो अरकान असेंबली हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया यानी अपना चौधरी शुजात के फैसले या उसके हुक्म से इनहराफ किया, तो फिर जो है वो उसके हिसाब से परवेज इलाही भी नाअहल हो सकते हैं और काफ लीग के बाकी जो दीगर 9 अरकान हैं वो भी मुनहरिफ हो सकते हैं। तो इस तरह पंजाब असेंबली जो है वहाँ से चौधरी परवेज इलाही और उसके जो दीगर अरकान हैं, अगर वो अपनी इस चीज़ को वापस नहीं आते पार्टी में, तो फिर इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो बहरहाल ये फैसला हो चुका, फैसला सामने आ चुका। अब इसके जो असरात हैं वो पार्लियामेंट पर कौन से पड़ेंगे, सूबाई हुकूमतों पर कौन से पड़ेंगे, और जिन्होंने डिफेक्ट किया उन पर कौन से पड़ेंगे, और हुकूमत ने अब इस फैसले के तनाजुर में किस तरह कानून साजी करनी है और सज़ा की मुद्दत कितनी रखनी है, और अगर सज़ा की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट कर देती है तो फिर इससे सियासी मंजरनामे पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।